मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अकाउंट्स में कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, या मैं कहूँ तो कैसे 60+ स्कोर कर सकते हो, कैसे एग्जाम्शन ला सकते हो। देखो, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, अपनी गलतियाँ बता सकता हूँ, लेकिन अब ये मत बोलना कि पहले भाई खुद तो ले आ। देखो, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आपको मानना ना मानना सब आपके ऊपर है। और मैंने इसको फॉलो किया था और मुझे फ़ायदा भी किया था, और कहाँ गलती हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक पास्ट एग्जाम का एनालिसिस बताता हूँ, आपको पास्ट एग्जाम एनालिसिस दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो अगर आप उसमें देखेंगे कि बोनस एंड राइट इशू वाले चैप्टर में से 5 मार्क्स का आता है, प्रेफरेंस शेयर वाले में से 5 मार्क्स का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में से 5 मार्क्स का, सिंगल एंट्री 10 मार्क्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 मार्क्स का। तो कुल मिला के ये क्राइटेरिया रहा है कि इस हिसाब से नंबर आते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि सिर्फ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखें तो 2, 10, 16, 15 मार्क्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 10 मार्क्स, 13 10 मार्क्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी 15 मार्क्स, यानी हो जाता है 50 मार्क्स। यानी आपने इस एनालिसिस में देखा कि 50 मार्क्स सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में से हो रहे हैं। और आपको अगर ये देख के यकीन नहीं हो रहा हो ना, तो मैं आपको एक एनालिसिस और दिखाता हूँ, इसे देखो ध्यान से। देखो, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं आपको दिसंबर 20 से बताऊंगा। तो आप दिसंबर 20 से अगर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कंपलसरी होता है, जो कि 20 मार्क्स का आता है, जो कि पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड आता है। उसके बाद आप देखोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन था, फोर्थ का ये, जो कि 10 मार्क्स का था। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जो कि था 15 मार्क्स का। यानी 20, 30 एंड 45 मार्क्स से सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में से। दिसंबर 20 के अगर हम जनवरी 21 पे जाएं तो उसके बाद ही फर्स्ट मार्क क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स कंपलसरी फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10 मार्क्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 मार्क्स का। यानी कितने मार्क्स होगा ये होगा 42 सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो वो 10 मार्क्स का है इसमें, यानी 52 आपके मार्क्स फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और जनवरी 21 के बाद अगर मैं आपको और आगे ले जाऊं, आप जुलाई 21 का देख सकते हो, तो उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन जुलाई 21 में तो आप देख ही लो, फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स, 60 मार्क्स के सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 5 मार्क्स का एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 65 मार्क्स यार। तो 65 मार्क्स दिसंबर 21 में भी यही है। तो वापस मेरे पास आओ आप लोग। तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हो। इन चैप्टरों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपको नहीं पता किससे करनी है तो यूट्यूब पे तेजस सूचक सर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे डले हुए हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। यकीन मानो आप 20 में से 15 पक्के कर लोगे अगर उनसे आप पढ़ते हो तो। और जहाँ तक बात रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसकी बहुत प्रैक्टिस करके जाना यार। और आप सिर्फ यही चैप्टर तो करके नहीं जाओगे, प्री एंड पोस्ट भी करके जाओगे। डिपार्टमेंटल वाला अकाउंट चैप्टर छोड़ के मत जाना, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, क्योंकि वो ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है। और उसमें से भी श्योर से और 8 नंबर का हर पेपर में आता है, 8-10 नंबर का। यानी आप आराम से 60+ ही कुछ चैप्टरों से कर जाओगे, और बाकी सब भी तो करके जाओगे ना यार। सिंपल सिंपल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, तो बहुत सिंपल है, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो 60+। अकाउंट्स का पेपर आपको बताऊं मैं, कभी टफ नहीं आता, कभी भी टफ नहीं आता अकाउंट्स का पेपर। पहला पेपर होता है सब बच्चों का, सिर्फ एक शिकायत रहती है अकाउंट्स के पेपर में कि टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन छूट गया। ये तो मैंने आपको बताऊं, मैं अपने अटेम्प्ट को बताऊं, मई अटेम्प्ट में 20 मार्क्स के वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते ही हैं। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आता है। तो और अपना नवंबर 22 के एग्जाम का बताऊं तो 20 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया था, 20 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आए थे, और 5 नंबर का एक और था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और फिर 10 नंबर का शायद इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी था। यानी 50+ तो सिर्फ यही 2-3 चैप्टर दिए गए थे मेरे को। तो मुझे क्या दिक्कत आई, टाइम की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर क्वेश्चन 20 नंबर का था, एक क्वेश्चन वो पूरा नहीं कर पाया, टाइम कम पड़ गया। अब आप ये सोचोगे कि आप कैसे सुधार सकते हो अपना टाइम, कैसे स्पीड बढ़ा सकते हो, तो उसका एकमात्र इलाज है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और दो। मतलब अब आप कई पूछेंगे भाई टेस्ट सीरीज में होता क्या है, तो देखो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप
अपने जैसे कोई किसी की भी टेस्ट सीरीज ली है तो आपके पास पेपर आते हैं, आपको उसे सॉल्व करना होता है टाइम पे, और उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको अपलोड कर देनी होती है। फिर वो वहाँ से चेक होके आती है फैकल्टीज़ के द्वारा, जैसे आपकी एग्जाम की कॉपी चेक होती है वैसे ही वो भी कॉपी चेक होके आती है, और उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं और जहाँ जहाँ गलती हो वहाँ लिख के दिया जाता है कि आप यहाँ यहाँ गलती कर रहे हो, जिससे वो गलती आपकी एग्जाम में रिपीट नहीं होगी और आप ये सुधार लोगे। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ आप कभी नहीं कर पाओगे, और आपको आदत हो जाएगी कि टाइम पे पेपर कैसे करना है। हालांकि ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है, आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप 3 घंटे में ही करना है, पर आपको खुद 3 घंटे में करना होता है यार। तो इससे क्या होता है कि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, एग्जाम में आपको छूटेगा नहीं, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरा छूट रहा था यार एग्जाम में। और टेस्ट सीरीज में आप फिर आपके संग डिस्कशन वगैरह भी होते हैं टेस्ट सीरीज में, तो यही सब टेस्ट सीरीज के बारे में था कि आप ऐसे करके टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए, अकाउंट्स के लिए, कॉस्टिंग के लिए, लॉ के लिए भी। और अब बाकी काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे कि भाई कौन सी टेस्ट सीरीज है, कैसे ज्वाइन करें, तो वो मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर के फॉर्म में बता देता हूँ। तो आपको गूगल पर जाकर चार्टर्ड स्टडीज सर्च कर लेना है। जैसे आप चार्टर्ड स्टडीज सर्च करोगे, आपको जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको इनरोल इन टेस्ट सीरीज पर क्लिक कर देना है। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो भी आप इनरोल कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए, और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादातर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो गए तो आप इस पर इनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे आपको May 23 का बैच दिखाई दे जाएगा। ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए, जिससे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएँ, तो आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। जैसे आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करते हो और जिसकी प्राइस आ जाएगी 3500 और इनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ बिलिंग डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपको अपना नाम, नंबर, लास्ट नेम वगैरह फिल करना होगा। जैसे ही आप वो सब फिल कर देते हैं आपको प्राइसिंग डिटेल्स आ जाएगी 3500, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर, आपको इतने देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़ करना है YES40 और आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपीज़। और ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए हो, तो जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दो यार। तो यही सब था इस टेस्ट सीरीज के बारे में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यार, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, सिर्फ 100 कुछ स्लॉट्स हैं, और अगर आपने ये मिस कर दिए ना तो फिर आपको दोबारा काफ़ी टाइम बाद आएगा, तो आप कई सारे टेस्ट छोड़ दोगे इतने के बीच में। सो यही कहूँगा फिर से कि अकाउंट्स में, और कुछ टिप देना चाहूँगा अकाउंट्स में कि मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर जाना यार। मॉड्यूल नहीं करके जाओगे तो ठीक है, अब मैं क्या ही बताऊँ। मॉड्यूल तो अब भगवत गीता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। मॉड्यूल अच्छे से, मतलब आप किसी टीचर्स के नोट से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, करो, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सारे देख जाना। ऐसा मतलब ऐसा नहीं पूरा सॉल्व करके जाना, आपको लगता है कि आपने ऐसे सॉल्व करे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगता है नहीं करे हैं तो कर जाना भाई। हाँ तो ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो अकाउंट्स में। उसके बाद बात आती है कि PYQs करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो भाई PYQ पिछले 5-6 अटेम्प्ट के जितने भी अवेलेबल हैं आपके पास, सारे PYQ लगा जाओ, चैप्टर वाइज लगा के जाओ। जैसे आप मई अटेम्प्ट में पेपर देने जाओगे तो मई अटेम्प्ट में क्या होगा, अभी आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने प्री पोस्ट लगाया तो प्री पोस्ट के जितने भी PYQ के क्वेश्चन है, हर साल के क्वेश्चन आप डाउनलोड करके रख लो PDF, और हर साल के उसी चैप्टर के बाद में उस चैप्टर के सारे जितने भी पहले के क्वेश्चन आए सारे लगाते चलो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी कैसे क्वेश्चन आते हैं और वही आएंगे। यानी आप सिर्फ पेपर ही सॉल्व कर रहे होगे पहले के टाइम का, पहले के पेपर में जो आया हुआ वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा कि भाई पेपर के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पर बन रहे हैं। और क्या चाहिए, इसलिए कहूँगा कि PYQ लगाना, और उसी टाइप से कई बार रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन आया था जो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं, एसेट इक्वल नहीं, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल कैपिटल, मैं भूल गया, ऐसा ही कुछ था जो इस बार आया था। और इससे पहले बुक्स वगैरह में भी बहुत कम ने लगाया होगा वो क्वेश्चन, लेकिन 2 अटेम्प्ट पहले वो आ रखा था एक बार, तो मैं पेपर में कर दिया मैंने उस क्वेश्चन को। भाई बाहर के लड़के आके कह रहे थे भाई ये कौन सा क्वेश्चन था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कही कि भाई 2 अटेम्प्ट पहले भी आया था तो मैं लगा के आया था तो मुझे फायदा हुआ। तो इसलिए PYQ अच्छे से लगा के जाना। पहले आप अपने टीचर्स वगैरह जिस भी नोट से पढ़ा है वो ठीक है, उसके बाद आप मॉड्यूल आपके क्वेश्चन देके जाना, उसके बाद PYQ बहुत अच्छे से लगा जाना। उसके बाद PYQ भी हो जाते हैं, उसके बाद आप MTP RTP वगैरह आप सॉल्व कर लेना। RTP वगैरह में तो क्या होता है, चैप्टर वाइज दिए होते हैं, तो आप कोई चैप्टर वाइज चैप्टर के साथ साथ में उन्हें लगाते चलना। बात के लिए मत छोड़ना, RTP की बाद में लगा लेंगे चैप्टर। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर लगाया, उसी के बाद RTP में से इन्वेस्टमेंट के सारे क्वेश्चन लगा लो और उस चैप्टर के साथ में, तो ऐसे आपको बहुत अच्छे से रिवीजन होता चला जाएगा। तो ये मेरी अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी थी, मुझे लगता है कि हेल्प करनी चाहिए आप लोगों को। और देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करा करो यार, कि भाई आपकी वीडियो से मेरे को ये फायदा हुआ है, मैंने यहाँ सुधार किया है, वहाँ सुधार किया है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मुझे बनानी चाहिए यार और वीडियो ऐसी। और बाकी कई ये भी बोलेंगे कि भाई तू ऐसे बता रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से, तू खुद क्यों नहीं कर लेता, तेरे क्यों नहीं आए इतने नंबर। तो भाई
मैं बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे आ सकते हैं। मैंने भी ये चीज़ फॉलो करी थी, नहीं आ पाए वो बात अलग है। और जो मैं अभी गलतियाँ थी वो भी मैंने आपको बताई कि कहाँ गलती करी थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, इस चक्कर में नहीं आ पाए। तो वो उस गलतियों से आप सीख के आप नहीं करना वो गलती। मैंने तो करी थी तो करी थी, मेरी गलती से आपका फायदा हो क्या पता, है ना। सो यही सब मेरी आज की वीडियो के लिए था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।